नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ 11 पी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का सुगमता से अध्ययन करने के लिए उन्हें आवर्त सारणी के रूप में जमाया हुआ है। आवर्त सारणी को हमने 4 ब्लॉक में बांटा हुआ है, जिन्हें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। आज हम हमारी चर्चा पी ब्लॉक तत्वों से आरंभ करते हैं। आइए हमारी चर्चा को शुरू किया जाए। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। अतः पी उपकोष में हमारे पास अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित हो सकते हैं। इस कारण आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त में हमारे पास 6 पी ब्लॉक तत्व ही उपस्थित होते हैं। ये पी ब्लॉक तत्व हमारे पास में वर्ग संख्या 13 से 18 तक उपस्थित होते हैं। जो इनका शीर्ष तत्व होता है उसे उस परिवार का प्रमुख माना जाता है। जैसे वर्ग 13 में हम इसको बोरोन फैमिली बोलते हैं। वर्ग 14 कार्बन परिवार के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार वर्ग 15 नाइट्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। इन्हें निकोजन्स भी कहा जाता है। वर्ग 16 को ऑक्सीजन परिवार कहते हैं तथा इन्हें चैल्कोजन के नाम से जाना जाता है। वर्ग 17 को हेलोजन परिवार कहते हैं तथा वर्ग 18 नोबल गैस परिवार के नाम से जाना जाता है, या इन्हें निष्क्रिय गैस परिवार भी कहते हैं, क्योंकि ये तत्व सामान्य अवस्थाओं में किसी दूसरे तत्व से कोई क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें निष्क्रिय माना जाता है। पी ब्लॉक हमारे पास ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर धातु, उपधातु तथा अधातु तीनों ही प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे ही हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो अधात्विक प्रकृति धात्विक प्रकृति में बदलने लगती है, अर्थात नीचे वाले तत्वों की प्रकृति अधिक धात्विक होती है। हीलियम के अतिरिक्त इनका संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनीय विन्यास ns2np6 होता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 1s2 होता है। पी ब्लॉक के एक तत्व द्वारा दर्शाई जाने वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के योग के समान होती है, अर्थात पी ब्लॉक में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस संबंधित वर्ग में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। यदि हम एस और पी दोनों के इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का योग करें तो वह उसके द्वारा दर्शाई जाने वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 इकाई कम ऑक्सीकरण अवस्था की प्राप्ति को अक्रिय युग्म प्रभाव इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। भेदन प्रभाव के कारण एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन पी कक्षकों की अपेक्षा नाभिक के अधिक निकट होते हैं, जिसके फलस्वरूप एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल अधिक कार्य करता है। परिणामतः एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं, जिसे अक्रिय युग्म प्रभाव अर्थात इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। पी ब्लॉक तत्वों में आवर्त सारणी में हमारे पास वर्ग संख्या 13 से 18 तक तत्व उपस्थित होते हैं। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्रमशः ns2np1, ns2np2, ns2np3, ns2np4, ns2np5 तथा वर्ग 18 के लिए ns2np6 होता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 1s2 होता है। इन समूहों के शीर्ष तत्व क्रमशः बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा हीलियम होते हैं। इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे कि वर्ग 13 में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन। अतः इनकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +3 से लेकर के +8 तक होती है। आवर्त सारणी में जब हम किसी
आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो पी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था में धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अतिरिक्त भी ये तत्व अन्य प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, जो कि सामान्यतः अक्रिय युग्म प्रभाव इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। धातु, अधातु एवं उपधातु आवर्त सारणी के केवल पी ब्लॉक में ही उपस्थित होते हैं। समूह में नीचे जाने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है, अर्थात धात्विक प्रकृति बढ़ती है। प्रत्येक पी ब्लॉक के समूह में सबसे नीचे वाला गुरुतर तत्व सर्वाधिक धात्विक प्रकृति का होता है। सामान्यतः धातुओं की तुलना में अधातुओं की उच्च विद्युत आयनन एंथैल्पी होती है तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है, जिस कारण ये आसानी से ऋणायन बनाती हैं। अत्यधिक सक्रिय धातु से अत्यधिक सक्रिय अधातु द्वारा बना यौगिक आयनिक प्रकृति का होता है। वहीं दूसरी ओर अधातुएं स्वयं के मध्य बनाए गए यौगिक सामान्यतः सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। पी ब्लॉक में प्रत्येक समूह का पहला सदस्य अन्य सदस्यों से निम्नलिखित कारणों से भिन्न होता है। पहला कारण है उसका आकार सबसे छोटा होता है। दूसरा है उस तत्व में डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, अर्थात डी कक्षकों की अनुपलब्धता। तीसरा कारण है उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा चौथा कारण है उच्च आयनन एंथैल्पी, जिनके कारण वह तत्व समूह के अन्य तत्वों के विपरीत अन्य प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। पी ब्लॉक के द्वितीय आवर्त के तत्वों के संयोजी कोश में डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, जिस कारण इनकी अधिकतम संयोजकता 4 ही होती है। इसके विपरीत अन्य तत्वों में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जिस कारण से ये अपनी संयोजकता को 4 से अधिक बढ़ा सकते हैं। जहां केवल बोरॉन Bf4 माइनस आयन बनाता है, जिसमें बोरॉन की संयोजकता 4 है, जबकि एल्यूमिनियम Al F6 3 माइनस आयन बनाता है, जिसमें एल्यूमिनियम की संयोजकता 6 है। यह एल्यूमिनियम के द्वारा 3D रिक्त कक्षकों के कारण संभव हो सका है। आकार एवं डी कक्षकों की उपलब्धता का संयुक्त प्रभाव इन तत्वों की पाई बंद बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है। समूह का प्रथम सदस्य स्वयं के साथ, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, एवं अन्य दूसरे वर्ग के तत्वों के साथ, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पी पाई प्रकार के बहुबंध बनाते हैं। गुरुतर तत्व भी पाई बंध बनाते हैं, परंतु इनमें डी कक्षक डी पाई पी पाई या डी पाई बंध बनाते हैं। क्योंकि डी कक्षकों की ऊर्जा पी कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है, अतः द्वितीय पंक्ति के तत्वों के पी पाई बंधन की तुलना में डी कक्षकों का स्थायित्व में योगदान कम होता है। जैसा कि हम जानते हैं, ऊर्जा अधिक होने पर स्थायित्व अपने आप कम हो जाता है। समूह 13 के तत्वों को हम बोरॉन परिवार भी कहते हैं। पहले हम देखते हैं कि इस समूह के तत्व हमें कहां से प्राप्त हो सकते हैं। बोरॉन एक दुर्लभ तत्व है जो मुख्य रूप से ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स और कार्नाइट के रूप में पाया जाता है। भारत में बोरेक्स पुगा घाटी जो कि लद्दाख में स्थित है तथा सांबर झील जो राजस्थान में है वहां पाया जाता है। बोरॉन के 2 समस्थानिक होते हैं जिन्हें क्रमशः 10B व 11B कहा जाता है। बोरॉन का समस्थानिक 10B 19% उपस्थित है, जबकि 11B 81% उपस्थित है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु है। यदि धातुओं की बात आए तो भूपर्पटी में सर्वाधिक रूप से प्रचुर धातु नंबर 1 एल्यूमिनियम है, जबकि तत्वों में एल्यूमिनियम का नंबर तीसरा आता है
तत्वों में नंबर 1 पर ऑक्सीजन, नंबर 2 पे सिलिकॉन होता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट और क्रायोलाइट के रूप में पाया जाता है। भारत में यह मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और जम्मू में अभ्रक के रूप में मिलता है। गैलियम, इंडियम और थेलियम प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाते हैं। निहोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका संकेत NH होता है तथा इसका परमाणु क्रमांक 113 तथा द्रव्यमान 286 ग्राम प्रति मोल होता है, अर्थात इसके 1 मोल का द्रव्यमान 286 ग्राम होता है। इसका जो सबसे स्थायी समस्थानिक है उसका अर्धायुकाल मात्र 20 सेकंड है, इसलिए इसका रसायन हम अभी तक ज्यादा जान नहीं पाए हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Rn 5f14 6d10 7s2 7p1 है। इन तत्वों का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np1 होता है, अर्थात इनके सजगता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं s ब्लॉक तत्वों की तुलना में अधिक जटिल होती है, क्योंकि S तथा P ब्लॉक तत्वों के मध्य में 10 D ब्लॉक तत्व भी आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं में यह अंतर इनके अन्य गुणों को भी प्रभावित करता है। जैसे हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम तथा थेलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि एल्यूमिनियम और गैलियम के मध्य में हमारे पास में D इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जबकि ऐसा बोरॉन और एल्यूमिनियम के मध्य नहीं है। इसी प्रकार इंडियम और थेलियम के मध्य में हमारे पास में अतिरिक्त F इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित हो गए हैं, जो कि इनके रसायन विज्ञान को बहुत अधिक प्रभावित करता है। परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार। जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो सामान्यतः परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर वहां पर एक अतिरिक्त कोश जुड़ जाता है। परंतु यहाँ देखिए हमारे पास एक अपवाद है, वो है एल्यूमिनियम और गैलियम। एल्यूमिनियम का आकार गैलियम से अधिक बड़ा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एल्यूमिनियम और गैलियम इन दोनों के मध्य में 10 D इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। D इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर उपस्थित होते हैं, जिस कारण वे बढ़े हुए नाभिकीय आवेश से बाहर वाले अर्थात संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रभावी रूप से परिरक्षित नहीं कर पाते हैं, अर्थात इन 10 इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। फलस्वरूप गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। आयनन एंथैल्पी का मान समूह में नीचे की ओर जाने पर सुचारू रूप से कम नहीं होता है। बोरोन से एल्यूमिनियम की कमी आकार में वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है। जैसे जैसे आकार बढ़ता है आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच तथा इंडियम और थेलियम के बीच आयनन एंथैल्पी के मानों में अनिरंतरता D और F इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होती है, क्योंकि D व F इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर उपस्थित होते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बोरोन से एल्यूमिनियम तक घटती है, उसके बाद क्रमशः बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? इसके 2 कारण हैं। एक कारण हमारे पास में है दुर्बल परिरक्षण प्रभाव तथा दूसरा कारण है बढ़ा हुआ प्रभावी नाभिकीय आवेश। भौतिक गुण। बोरॉन प्रकृति में अधात्विक है। यह अत्यंत कठोर और काले रंग का ठोस होता है। यह कई अपर रूपों में मौजूद है। अपर रूप किसे कहते हैं? वह रूप जिनका भौतिक गुण तो अलग अलग होता है परंतु रासायनिक गुण एक समान होते हैं, उन्हें अपर रूप कहा जाता है। क्रिस्टलीय जालक संरचना के कारण बोरोन का गलनांक उच्च होता है। शेष सदस्य कम गलनांक और उच्च विद्युत चालकता वाली नरम धातुएं होती हैं। कम गलनांक वाला गैलियम गर्मियों के दौरान तरल अवस्था में मिलता है। गैलियम का गलनांक
303 केल्विन होता है। यह तापमान गर्मियों में हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है, जिस कारण गैलियम तरल अवस्था में उपस्थित होता है। इस गुण का उपयोग मैजिशियन, जादूगर जादू दिखाने में करते हैं। वो एक गैलियम का चम्मच बना लेते हैं और उसको गर्म पानी में डालते हैं, तो हम देखते हैं कि वो गैलियम का चम्मच गर्म पानी में घुल जाता है। वो क्यों घुल गया? क्योंकि गैलियम का कम गलनांक होता है। इसका उच्च कथनांक होता है 2676 केल्विन। इसका कथनांक बहुत अधिक उच्च होने के कारण इसके द्वारा हम इस प्रकार के थर्मामीटर बनाते हैं जिनसे कि उच्च तापमान हमें मापना होता है। तत्वों का घनत्व वर्ग में नीचे जाने पर बोरॉन से थेलियम तक बढ़ता है। रासायनिक गुण: बोरॉन के छोटे आकार के कारण इसकी प्रथम 3 आयनन एंथैल्पी का योग बहुत अधिक होता है। यह इसे +3 आयन बनाने से रोकता है, जिस कारण इसके यौगिक सामान्यतः सहसंयोजक होते हैं। एल्यूमिनियम की पहली 3 आयनन एंथैल्पी का योग काफी कम होता है, जिस कारण से एल्यूमिनियम +3 आयन बनाने में सक्षम होता है। फलस्वरूप यह आयनिक यौगिक भी बना सकता है। समूह के नीचे डी और एफ कक्षकों के दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण बढ़ा हुआ प्रभावी नाभिकीय आवेश ns इलेक्ट्रॉनों को कसकर रखता है। फलस्वरूप वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं। इसे अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है। इस तरह बंधन में उनकी भागीदारी प्रतिबंधित हो जाती है। फलस्वरूप केवल p कक्षीय इलेक्ट्रॉन आबंध में ही शामिल हो पाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन सिर्फ बंध बना पाएंगे? केवल p इलेक्ट्रॉन ही बंध बना पाते हैं। वर्ग 13 में p कक्षक में हम जानते हैं कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अतः जब वर्ग में ऊपर से नीचे की हम तरफ जाते हैं तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व कम होता है तथा +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। थेलियम सामान्यतः +1 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। थेलियम में +1 ऑक्सीकरण अवस्था ही स्थायी है। उसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था एक उच्च ऑक्सीकारक है, अर्थात वह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तथा दूसरे तत्व का या यौगिक का ऑक्सीकरण कर देता है। +1 ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक +3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में अधिक आयनिक होते हैं, जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं वाले यौगिक अधिक सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। त्रिसंयोजक अवस्था में इन तत्वों के यौगिकों के एक अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 6 होती है। जैसे कि BF3 में बोरॉन ने 3 फ्लोरीन के साथ में बंध बना रखा है। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात बोरॉन के चारों ओर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित है। इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है। अतः ये यौगिक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन की कमी वाले अणुओं में स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात अष्टक को पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, जिस कारण से ये लुईस अम्ल के रूप में व्यवहार करते हैं। समूह के नीचे आकार में वृद्धि के साथ लुईस अम्ल के रूप में व्यवहार करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो लुईस अम्ल के रूप में वह कम व्यवहार करते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती चली जाती है। BCl3 अमोनिया से क्रिया करता है। अमोनिया के पास नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से बोरॉन को दे देता है, जिससे कि एक यौगिक का निर्माण हो जाता है। AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एक द्विलक अर्थात
डाइमर बना करके स्थिरता प्रदान करता है। क्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। कोई भी क्लोरीन अपना एक एलपी एल्युमिनियम को दे देता है, जिससे कि एक द्विलक डाइमर बनता है और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड स्थिर हो जाता है। त्रिसंयोजक अवस्था में सहसंयोजी होने के कारण अधिकांश यौगिक जल अपघटित हो जाते हैं। धात्विक ट्राइक्लोराइड का जल अपघटन करवाने पर MOH4- प्रकार के आयन बनते हैं। इनमें धातु की संकरण अवस्था या तत्व M की संकरण अवस्था sp3 होती है। sp3 संकरण अवस्था के कारण इनकी ज्यामिति चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होती है। अम्लीकृत जलीय विलयन में एल्युमिनियम क्लोराइड अष्टफलकीय आयन बनाते हैं। इस जटिल आयन में एल्युमिनियम के 3D कक्षक भी शामिल होते हैं। एल्युमिनियम की संकरण अवस्था इस स्थिति में sp3d2 होती है। वायु के प्रति अभिक्रियाशीलता। बोरोन क्रिस्टलीय रूप में अक्रियाशील होता है, जबकि अक्रिस्टलीय बोरोन क्रियाशील होता है। एल्युमिनियम सतह पर ऑक्साइड की एक बहुत पतली परत बन जाती है, जो कि एल्युमिनियम को क्रिया करने से रोकता है। ये तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके E2O3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं तथा नाइट्रोजन से क्रिया करके En टाइप के नाइट्राइड्स बनाते हैं। बोरॉन ट्राई ऑक्साइड अम्लीय है और क्षारीय ऑक्साइड के साथ क्रिया करके धात्विक बोरेट बनाता है। एल्युमिनियम और गैलियम ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति को दर्शाते हैं। और इंडियम थेलियम के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इंडियम ऑक्साइड तथा थेलियम ऑक्साइड ये दोनों ही क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल और क्षार के प्रति क्रियाशीलता। बोरॉन अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन एल्युमिनियम उभयधर्मी प्रकृति को दर्शाता है। एल्युमिनियम अम्लों के साथ में भी क्रिया करता है तथा क्षारों के साथ में भी क्रिया करता है। सांद्रित HNO3 के साथ एल्युमिनियम कोई क्रिया नहीं करता है, क्योंकि एल्युमिनियम की सतह पर एक ऑक्साइड की रक्षात्मक परत बन जाती है, जो एल्युमिनियम को निष्क्रिय कर देती है। फलस्वरूप एल्युमिनियम सांद्रित HNO3 के साथ क्रिया नहीं कर पाता है। हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। ये तत्व हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके ट्राईहैलाइड बनाते हैं, लेकिन थेलियम ट्राईहैलाइड नहीं बनाता है। थेलियम ट्राई आयोडाइड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आयोडीन का आकार बहुत बड़ा होता है तथा थेलियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आयोडीन आयन का ऑक्सीकरण कर देता है। अभी तक हमने जाना कि आवर्त सारणी में पी ब्लॉक तत्वों से संबंधित हमारे पास में 6 वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में हमने देखा कि एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तथा बाएं से दाएं जाते हैं तो इनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अक्रिय युग्म प्रभाव तथा डी कक्षकों की अनुपस्थिति इनके गुणों को किस प्रकार से प्रभावित करती है। अब हम वर्ग 13 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे। आइए चर्चा शुरू करें। बोरेक्स, जिसका सूत्र Na2B4O7.10H2O होता है। .10H2O का अर्थ है कि यहाँ पर हमारे पास में जल क्रिस्टलीय रूप में उपस्थित है। यह बोरोन का एक महत्वपूर्ण यौगिक होता है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसका एकदम से सही सूत्र Na2B4OH4.H2O होता है। बोरेक्स जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है।
बोरेक्स का जलीय विलयन NaOH आयन बनाता है तथा ऑर्थोबोरिक अम्ल भी बनाता है, लेकिन NaOH प्रबल विद्युत अपघट्य होने के कारण इसका विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। गर्म करने पर बोरेक्स पहले पानी के अणुओं को खो देता है और फूल जाता है। आगे गर्म करने पर यह एक पारदर्शी तरल में बदल जाता है जो ठोस होकर कांच जैसा पदार्थ बनाता है, जिसे बोरेक्स मनका या बोरेक्स बीड कहा जाता है। यह अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। कई संक्रमण धातुओं के मेटाबोरेट्स में विशिष्ट रंग होता है, इसलिए उन्हें पहचानने के लिए बोरेक्स मनका परीक्षण किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब बोरेक्स को कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ बुनसन बर्नर की लो में गर्म किया जाता है तो एक नीला रंग का कोबाल्ट मेटाबोरेट बनता है, ऑर्थोबोरिक अम्ल H3BO3। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें साबुन जैसा स्पर्श होता है। यह जल में अल्प विलेय है, लेकिन गर्म पानी में अत्यधिक घुलनशील है। इसे बोरेक्स के जलीय घोल को अम्लीकृत करके तैयार किया जाता है। बोरेक्स के जलीय घोल में जब हम कोई अम्ल मिला देते हैं तो ऑर्थोबोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इसकी परतीय संरचना होती है जिसमें BO3 इकाइयां हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती हैं। देखिए इसकी संरचना में क्या है हमारे पास, जैसे बोरॉन है 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये BO3 जो इकाइयां हैं ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा अन्य इकाइयों से जुड़ी हुई होती है, जिसके कारण से एक परतदार संरचना बनती है। बोरिक एसिड एक दुर्बल मोनोबेसिक एसिड है। यह एक प्रोटॉनिक एसिड नहीं है। प्रोटॉनिक एसिड नहीं है अर्थात यह H+ आयन नहीं देता है, बल्कि एक हाइड्रोक्सिल से इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करके लुईस एसिड के रूप में कार्य करता है, अर्थात यह एक लुईस अम्ल है। बोरिक एसिड क्या करेगा, H2 से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, जल में H3O+ आयन बना देता है। यह H3O+ आयन वास्तव में जल के द्वारा दिए गए हैं, जबकि बोरिक अम्ल ने OH आयन से इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार किया है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है और एक लुईस अम्ल के रूप में कार्य किया है। 370 केल्विन से ऊपर गर्म करने पर ऑर्थोबोरिक एसिड मेटाबोरिक एसिड HbO2 बनाता है, जिसे आगे गर्म करने पर बोरिक ऑक्साइड बन जाता है, जिसे B2O3 कहा जाता है। डाइबोरेन B2S6 यह बोरोन का अति महत्वपूर्ण उत्पाद है। इसे निम्न अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है। जब BF3 की अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाई जाए या सोडियम बोरोहाइड्राइड की अभिक्रिया आयोडीन के साथ करवाई जाए या BF3 की अभिक्रिया सोडियम हाइड्राइड के द्वारा करवाई जाए तो हमें B2S6 प्राप्त होता है। डाइबोरेन एक रंगहीन अत्यधिक जहरीली गैस है जिसका क्वथनांक 180 केल्विन होता है। हवा के संपर्क में आने पर यह स्वतः ही आग पकड़ लेता है। इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है वह अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। डाइबोरेन के साथ अमोनिया की अभिक्रिया से बोराजीन B3N3S6 बनता है, जिसे अकार्बनिक बेंजीन के रूप में भी जाना जाता है। डाइबोरेन अमोनिया के साथ जब अभिक्रिया करता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में हमें B3N3S6 प्राप्त होता है, जिसे अकार्बनिक बेंजीन भी कहा जाता है। डाइबोरेन के जल अपघटन से बोरिक अम्ल प्राप्त होता है तथा
हमारा डाइबोरेन लुईस क्षारों के साथ अभिक्रिया करके विदलन अभिक्रिया देता है तथा बोरॉन के उत्पाद बनाता है। विदलन अभिक्रिया का अर्थ है कि डाइबोरेन बोरॉन हाइड्राइड में विभाजित हो जाता है। डाइबोरेन की संरचना B2S6 में बोरॉन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में होता है। sp3 संकृत अवस्था में होने के कारण एक s तथा 3p कक्षक संकरण में भाग लेकर के 4 हमारे पास sp3 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन 4 sp3 संकृत कक्षकों में 3 कक्षकों में तो एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तथा चौथा कक्षक उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, अर्थात वह खाली होता है। डाइबोरेन में 6 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इनमें से 4 हाइड्रोजन परमाणु एक सिरे पर उपस्थित होते हैं तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 बोरॉन परमाणुओं के मध्य उपस्थित होते हैं, जो कि एक सेतु का कार्य करते हैं। सिरे वाले चारों हाइड्रोजन परमाणु तथा दोनों बोरॉन परमाणु एक ही तल में उपस्थित होते हैं, जबकि सेतु हाइड्रोजन इस तल के ऊपर तथा नीचे उपस्थित होते हैं। डाइबोरेन में जो हमारा सेतु हाइड्रोजन होता है 2 बोरॉन परमाणुओं के बीच में उपस्थित होता है। इस सेतु बंध में हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा यह बंध 3 नाभिकों के मध्य बना हुआ होता है। इस कारण से इसे 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड भी कहते हैं। 3 परमाणुओं के मध्य में या 3 नाभिकों के मध्य में यह बंध बना होने के कारण इसकी आकृति एक केले के समान हो जाती है, अतः इसे बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है। वर्ग 13 के तत्वों का उपयोग। बोरॉन फाइबर का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट और विमान सामग्री को बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह बहुत हल्का होता है तथा बहुत मजबूत होता है। B10 समस्थानिक का उपयोग सुरक्षा कवच और नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। नियंत्रक छड़ों का उपयोग परमाणु रिएक्टर में रासायनिक अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने में किया जाता है। बोरेक्स तथा बोरिक अम्ल का उपयोग गर्मी प्रतिरोधी कांच, जिसे पायरेक्स कांच कहा जाता है, ग्लास वूल और फाइबर ग्लास के निर्माण में होता है। बोरेक्स का उपयोग टाका लगाने वाली धातुओं के लिए फ्लक्स के रूप में मिट्टी के बर्तनों पर गर्मी, खरोंच और दाग प्रतिरोधी ग्लेज्ड कोटिंग के लिए और औषधीय साबुन के घटक के रूप में भी किया जाता है। ऑर्थोबोरिक एसिड का जलीय घोल एक मंद पुतिरोधी होता है। एल्युमिनियम एक चांदी जैसी सफेद चमकदार धातु है जिसमें उच्च तन्यता, उच्च विद्युत और तापीय चालकता होती है। एल्युमिनियम और इसके मिश्र धातुओं को पाइप, ट्यूब, छड़, तार, प्लेट या पन्नी के आकार दिए जा सकते हैं। इसलिए पैकिंग, बर्तन बनाने, हवाई जहाज और परिवहन उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग निर्माण सामग्री में भी किया जाता है। एल्युमिनियम की प्रकृति विषैली होने के कारण इसका घरेलू उपयोग आजकल बहुत कम होने लगा है। आज हमने चर्चा की कि पी उपकोष में 3 कक्षक उपस्थित होते हैं, जिनमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस कारण आवर्त सारणी में पी ब्लॉक से संबंधित 6 वर्ग होते हैं। इन 6 वर्गों में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तथा दाएं से बाएं जाते हैं तो इनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव तथा डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण इनके रासायनिक गुण किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं। आज हमने वर्ग 13 अर्थात बोरॉन परिवार के भौतिक तथा रासायनिक गुणों तथा बोरॉन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का अध्ययन किया। अंत में हमने ये जाना कि बोरॉन तथा एल्युमिनियम का उपयोग
हम कहां कहां कर सकते हैं। इस अध्याय के बचे हुए बिंदुओं का अध्ययन हम और अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।